Assalamu alaikum and welcome back. And so finally we have arrived to start solving exercise 2.4. I was eagerly waiting for this exercise because this is the most important exercise of this unit. And so यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मैंने लिख लिया है, इसको अभी सॉल्व करेंगे. बट बिफोर वी जस्ट जंप ऑन टू सॉल्विंग इट, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस यूनिट के अंदर मौजूद है, इस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है जो आपके लिए कम्प्लीटली नए हैं. तो अगर मैं उसको सॉल्व करूं, उसको यूज़ करूं, अप्लाई करूं, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे. सो लेट मी जस्ट टेक यू ऑन टू योर बुक एंड लेट मी शो यू के व्हाट आर दोज कॉन्सेप्ट्स. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्वर्जन मेथड हम यूज़ करेंगे. तो वो तो आपको पता है, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ठीक है, कि AX इज़ इक्वल टू B. हम मैट्रिसेस लेते हैं और फिर उसमें X जो है A इनवर्स B के बराबर आ जाता है एंड देन वी डू द ऑपरेशन एंड वी गेट X द वैल्यूज़ फॉर द अननोन्स वेरिएबल्स. फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो गॉस एलिमिनेशन मेथड, व्हाट इज़ गॉस जॉर्डन मेथड इन एलिमिनेशन मेथड, ये आपके लिए कम्प्लीटली एक नए कॉन्सेप्ट है. तो इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है. यहाँ पर नीचे आप देखें क्रैमर्स रूल, तो वो भी आपको पता होगा, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा. अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिला दूँ कि आप AX मैट्रिक्स बनाते, AY मैट्रिक्स बनाते, AZ मैट्रिक्स बनाते और उसमें आप जो है इसको x के बराबर करते, इसको y के बराबर और z, और वो चीज़ें हम एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे इस 2.4 को जब हम सॉल्व करेंगे आगे. यहाँ पर आप देखें व्हाट इज़ होमोजेनस इक्वेशंस. होमोजेनस इक्वेशंस क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एंड ऑन द contrary व्हाट इज़ ट्रिवियल सॉल्यूशंस एंड ऑन द contrary to homogeneous equations व्हाट इज़ नॉन होमोजेनस इक्वेशंस. सो लेट मी जस्ट नॉट मेक यू बोर, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके लिए समझनी ज़रूरी है बिफोर वी जंप ऑन टू द एक्सरसाइज. सो रिमेंबर, कल हमने एक्सरसाइज 2.3 कवर कर लिया था, मेरे ख्याल में कुछ लेक्चर नंबर 17 में ये ख़त्म हो गए. तो टुडे इज़ लेक्चर नंबर 18 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो आज हम 2.4 की जो इंट्रोडक्शन है ऊपर वो हम करेंगे, ठीक है. एंड एक्सरसाइज के अंदर फिर कुछ 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे जितना हो सके, और बाकी देखेंगे अगर 2 पार्ट्स में ये एक्सरसाइज अपलोड होता है या फिर 3 में. सो अपने पास बुक रखे, नोटबुक रखे एंड बी रेडी फॉर दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स के जो अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है. एंड सो दिस इज़ इट. सो यहाँ से शुरू करते हैं. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो आपने, मेरे ख्याल में मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में भी पढ़ाया था कि जब आपके पास वेरिएबल्स जो है किसी एक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स जो है उसके तमाम पावर्स जो है वो 1 हो, मतलब द हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन इफ इट इज़ 1 देन द इक्वेशन इज कॉल्ड लाइक मैं अगर यहाँ पर 2 लिखूँ, सो द इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. अब हमारे पास अगर 2 लीनियर इक्वेशंस हो या 2 से ज़्यादा, लाइक यहाँ पर मैं x1 y1 लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ फिर x2 y2 इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल. सो द सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इज देन कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फिर कहते हैं. लेकिन अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं करेंगे, अब हम मैट्रिसेस की बात करेंगे कि उन लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस के थ्रू किस तरह सॉल्व करेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज होमोजेनस इक्वेशंस. Consider this equation ax plus by is equal to k, where a, b are the coefficients, k is the constant, and x and y are the variables. तो अगर k आपके पास 0 के बराबर नहीं है, लाइक दिस इक्वेशन, टेक दिस इक्वेशन, यहाँ पर अगर मैं 2 और यहाँ पर 3 लिख लूँ तो और भी ज़्यादा फीजिबल रहेगा. तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को कि जिसमें आपके पास ये k के वैल्यू लाइक इक्वलिटी से आगे राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होंगी, तो वो अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसको हम कहते हैं नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशन. और चूँकि 2 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वेरिएबल 2, तो इसको हम कहेंगे नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, और अननोन्स x एंड y. ऑन द कंट्री, अगर इस इक्वेशन में ये जो आपके पास k है इसको अगर मैं 0 कंसीडर कर लूँ, सो x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0,
तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को फिर हम कहेंगे होमोजेनस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगेन, नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशन इज इन अ लीनियर इक्वेशन इन विच दिस k इज नॉट इक्वल टू 0। और जब दो नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस कंबाइन होती है लाइक दिस वन, तो उसको फिर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हुए हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर ये k आपके पास 0 के बराबर है तो इस इक्वेशन को फिर हम कहेंगे होमोजेनस लीनियर इक्वेशन। और अगर ये हमारे पास दो इक्वेशंस फिर हो या दो से ज़्यादा, तो उसको फिर हम कहेंगे सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज़ हुए। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स यूज़ होती हैं लाइक x, y एंड z, तो उस टाइप ऑफ इक्वेशन को, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फिर कहेंगे सिस्टम ऑफ, और अगर k आपके पास 0 के बराबर ना हो तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, फिर उसको हम कहेंगे। जितने वेरिएबल ज़्यादा होंगे उतने हम यहाँ पर लगाते जाएंगे। अगर इसकी जगह 4 हो तो फिर 4 वेरिएबल्स यहाँ पर हम लिखेंगे। और अगर ये k आपके पास 0 हो तो फिर उसको होमोजेनस इक्वेशंस कहा जाता है। अच्छा, लाइक दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अगर आपके पास वो है आपके पास एक इक्वेशन है, लाइक यहाँ से मैं अगर पढ़ा दूँ, सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रिवियल और ज़ीरो सोल्यूशन। अगर आपके पास एक होमोजेनस लीनियर इक्वेशन है और उसका जो सोल्यूशन बनता है लाइक द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, अगर इफ इट इज़ नन अदर देन 0, अगर ये आपके पास 0 हो, ये सारे सॉल्यूशंस अगर आपके पास 0 हो, तो ऐसे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन और ज़ीरो सॉल्यूशन। लेट मी रिपीट अगेन कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है दिस होमोजेनस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम होमोजेनस की बात करेंगे, तो उसमें अगर आपके पास जो उसका सोल्यूशन बनता है लाइक द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, अगर वो 0, 0 और 0 है, तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम, और सिर्फ 0, 0 और 0, बाकी उसके सॉल्यूशंस नहीं है, तो उसको हम कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन और ज़ीरो सॉल्यूशन। और अगर आपके पास ये 0 ना है तो उसको फिर हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल, किधर गया, नॉन ट्रिवियल और नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस, ठीक है। इफ इट एग्जिस्ट अदर देन ट्रिवियल, अगर ट्रिवियल से अदर देन वैल्यूज है लाइक जीरोस नहीं है, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज इसका सॉल्यूशंस है, तो उसको फिर हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस। वेल, आगे चलते हैं। व्हाट इज एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है कि जब आप ए मैट्रिक्स लिखते हो लाइक दिस मैट्रिक्स, और कांस्टेंट्स का जो मैट्रिक्स होता है और बीच में आप एक बार लगाते हो, तो उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ए इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। देखिए, अगर आपके पास एक वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है दिस वन, तो इसमें a b c a2 b2 c2 a3 b3 c3, इससे हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं और उसको हम कहते हैं a मैट्रिक्स। और ये जो आपके पास वेरिएबल्स है x y z, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। और जो कांस्टेंट्स होती है तो उसको भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और फिर ये जो आपके पास a होता है, इसको हम मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स कहते हैं। जो x होता है, इसको कॉलम वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स कहा जाता है या कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। और b जो है, इसको हम कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट्स कहते हैं या कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। वेक्टर और मैट्रिक्स, तो जो कॉलम मैट्रिक्स होता है या रो मैट्रिक्स होता है, उसको कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर भी रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। वेल, व्हाट इज एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कि अगर आप ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो है, इसको आप एक बार में से अलहदा करके एक मैट्रिक्स के अंदर जब लिखते हो, तो उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको बाद में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो अपने जहन के अंदर रख दो कि जो आपके पास x होता है, ए मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, और जो कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट्स होता है, तो उसको अगर हम एक बार से अलहदा करके इस फॉर्म में लिखें, तो इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जस्ट लाइक वी डिड इन एक्सरसाइज 2.3 के हम वो लिखते हैं ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लेते और एक ए मैट्रिक्स। सो ए बार आइडेंटिटी, ए स्लैश आइडेंटिटी हम लिया करते थे और उसमें से हम इन्वर्स फाइंड करते थे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे डायरेक्ट
ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन, आगे चलते हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि सोल्यूशन ऑफ 3 होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। अगर आपके पास एक होमोजीनस लीनियर इक्वेशन है इन 3 अननोन्स तो उसके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक होमोजीनस इक्वेशन है तो उसको इन्होंने सॉल्व किया है और बाद में आपके पास 0 0 और 0 सोल्यूशन आया। तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। और जो अगर आपके पास ये सेम जो नॉन होमोजीनस इक्वेशन है होमोजीनस, इसके अगर हम सॉल्यूशंस फाइंड करें और वो 0 0 और 0 ना हो तो उसको फिर हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, इसको हम एक्सरसाइज में डिटेल से देखेंगे, लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं तो वो ये है कि अगर आपके पास ये एक होमोजीनस इक्वेशन है, इसका जो ए मैट्रिक्स है लाइक ए दिस मैट्रिक्स राइट, अगर इस ए मैट्रिक्स जो है इसको अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो और वो आपके पास 0 के बराबर नहीं है, लाइक नॉन सिंगुलर है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स जो ए है वो नॉन सिंगुलर है तो इस और होमोजेनस इक्वेशंस के लिए राइट, तो ये जो आपका सिस्टम ऑफ होमोजेनस इक्वेशंस है इसके आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस बनेंगी। लेट मी रिपीट अगेन कि अगर आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स जो होमोजेनस लीनियर इक्वेशन से आया है यहाँ पर, ठीक है, इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो और वो नॉन ज़ीरो के बराबर हो लाइक नॉन सिंगुलर हो तो उसके आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस बनेंगी। ये ईटा टेस्ट में बहुत ज़्यादा आता है कि इफ़ ए डिटर्मिनेंट ऑफ होमोजेनस इक्वेशन इज़ नॉट ज़ीरो लाइक नॉन सिंगुलर देन द सॉल्यूशंस आर ट्रिवियल। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आता है तो इसके सॉल्यूशंस फिर जो है वो नॉन ट्रिवियल होंगे लाइक नॉन ज़ीरोज़ होंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो सॉल्यूशंस ज़ीरोज़ होंगी और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सॉल्यूशंस नॉन ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है, लाइक यहाँ पर इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर देन द सॉल्यूशंस आर ट्रिवियल एंड यहाँ पर इफ़ ए इज़ ज़ीरो, ये यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि अगर आपके पास सॉल्यूशंस नॉन ज़ीरो है और यहाँ पर तो ज़ीरो होंगी ना होमोजेनस के लिए, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ज़ीरो है तो ये ज़ीरो होगा और ये कोई नॉन ज़ीरो 3 फॉर एग्जांपल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो फिर ज़ीरो होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करे। दैट इज़ द रीज़न कि अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस है तो उसका डिटर्मिनेंट ज़रूर फिर ज़ीरो होगा। होमोजेनस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन की हुई है कि यहाँ पर चूँकि डिटर्मिनेंट 0 आया है तो इसके हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगी, तो वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि -t और t कुड बी द सॉल्यूशंस फॉर दीज वैल्यूज़। एनीवे मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज के अंदर हम इसको डिटेल से समझेंगे। ये एक मैं आपको बता दूँ, ये भी हम एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में इसको हम इसकी सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इसकी होंगी। वेल, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम क्या होती है? सो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको हम कंसिस्टेंट उसको कहेंगे, ठीक है, उस सिस्टम को, अगर उसके आपके पास एक सोल्यूशन बनता है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस बनते हैं। लाइक एक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशंस अगर किसी सिस्टम के बने तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ऑन द अदर हैंड अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के आपके पास नो सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन, बिल्कुल सोल्यूशन ही ना हो, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कहेंगे। लाइक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू बी इनकंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। सो कंसिस्टेंट एक सोल्यूशन तब होगा कि जब उसके आपके पास यूनिक या वन सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, और या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस बनेंगे।
लिखेंगे, मतलब यूनिक मीन्स 1। और आपके पास इनकंसिस्टेंट तब होगा कि जब उसके इनफिनिटली नो सॉल्यूशंस बनेंगे, कि जब बिल्कुल नो सॉल्यूशंस होंगे। लेट्स मूव ऑन। अगर हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि इसके जो सॉल्यूशंस बनते हैं तो वो आपके पास एक सॉल्यूशन बनता है, लाइक x, y और z के लिए आपके पास एक ही वैल्यूज होंगी। तो इसको हम कहेंगे आपके पास कंसिस्टेंट विद वन सोल्यूशन। इसके जो सोल्यूशंस आए हैं बाद में, तो वो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस बने हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास कंसिस्टेंट है। ऑन द अदर हैंड इसकी बात कर ले तो इसके आपके पास एग्जैक्टली नो सोल्यूशंस आए हैं, तो इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, राइट। यहाँ पर सिस्टम 1 के लिए, इसके लिए सॉरी किधर गया, इसके लिए सोल्यूशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने फाइंड किए हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज करके, तो वो आपके पास बने हैं 2, -2 and -4, एक ही सोल्यूशन बनाए। तो therefore the system has a solution, so it is तो ये आपके पास has one solution, यहाँ पर 1 लिखे, तो ये आपके पास एक कंसिस्टेंट सिस्टम था। दूसरे सिस्टम की बात कर ले तो यहाँ पर आपके पास एक 0 आया है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज कंसिस्टेंट सिस्टम। तो दूसरा नंबर भी कंसिस्टेंट है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, क्योंकि इसके इनफिनिटली मैनी सोल्यूशंस बनते हैं। जो तीसरा सिस्टम है तो उसके आपके पास नो सोल्यूशन बनते हैं, लाइक यहाँ पर 0z = 4, सो इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ z, इट इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ z, सो दैट्स व्हाई इट हैज नो सोल्यूशन, सो हेंस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये भी हम एक्सरसाइज में देखेंगे, एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चन मौजूद है। वेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है तो वो है सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनस के लिए हमने वो किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके या तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस, और इसको हम 4 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं तो वो हम 4 मेथड से निकाल सकते हैं, लाइक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसमें ax = b, x = a इनवर्स b का हम यूज़ करके x की वैल्यूज़ लाइक x, y, z की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज़ करके a में से हम एशेलॉन फॉर्म बना लेते हैं और वहाँ से हम x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, जस्ट लाइक वी डिड हियर, द बुक हैज़ डन हियर, यहाँ पर, ठीक है। इसको एशेलॉन फॉर्म में इन्होंने लेकर आया है और यहाँ से फिर इसकी सॉल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं। एंड देन गॉस जॉर्डन मेथड, तो गॉस जॉर्डन मेथड इज द सेम एज गॉस एलिमिनेशन मेथड, लेकिन इसमें आपके पास रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म ऑब्टेन्ड होता है और वहाँ से x, y और z की वैल्यू फाइंड होती है, लाइक x1, x2 और x3 की वैल्यू। यहाँ पर एशेलॉन, यहाँ पर रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म है। हम एक्सरसाइज में डिटेल से इसको समझेंगे। क्रैमर्स रूल तो आपको पता है कि हम ए एक्स मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स, ए जी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं और वहां से उसकी डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके एक्स वाई जी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो इन्वर्जन मेथड आपको ऑलरेडी पता है, इसको यूज करके हम करेंगे। इसमें जो समझने वाली चीजें हैं तो वो ये है कि इसमें आपके पास ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो ए इनवर्स हम तभी फाइंड कर पाएंगे अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, लाइक नॉन सिंगुलर हो, तो तभी हम ए इनवर्स फाइंड कर पाएंगे और तभी आपके पास इन्वर्जन मेथड एप्लीकेबल है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर इन्होंने लिखी भी है। अच्छा, गॉस एलिमिनेशन मेथड मतलब एशेलॉन फॉर्म। तो एक इक्वेशन जब आपके पास होता है तो उसका आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हो और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज करके आप ए जो है एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाते हो और यहाँ पर z की वैल्यू, यहाँ से फिर y की वैल्यू, यहाँ से फिर x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड इज द सेम एज गॉस एलिमिनेशन मेथड, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज करके हम रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म लेते हैं, लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं और यहाँ से फिर ये एक x वैल्यू, यहाँ पर z की वैल्यू, यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड हो जाती है। क्रैमर्स रूल भी तब एप्लीकेबल है कि जब आपके पास a डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। सो दीज टू क्रैमर्स रूल इन्वर्जन मेथड इज एप्लीकेबल इफ a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो आगे अगर हम जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू आपके पास इस मैट्रिक्स से हम फाइंड करेंगे, x2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे और x3 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो वो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है और हम एक्सरसाइज में भी डिटेल से समझेंगे। एंड आई थिंक वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन।
congratulations, you have learned what is homogeneous, non-homogeneous, trivial, non-trivial, Cramer rule, inversion, Gauss-Jordan, Gauss elimination and Cramer's rule. अच्छा, equivalent systems कौन सी होती है? Equivalent systems वो होती है कि जिनके आपके पास solutions same हो. And so now we are ready to start solving exercise 2.4. Let me just take you onto the board, blackboard, और वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है. तो ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है. क्यों? 1 2 3 वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपके पास नॉन जीरो, तो नॉन होमोजेनस एंड हर एक का पावर 1 है. सो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स. सो इसको हम इन्वर्जन मेथड पे सॉल्व करते हैं. लेट मी जस्ट टेक ऑन टू योर ब्लैक बोर्ड एंड सी हाउ वी कैन डू इट ओवर देयर. लेट्स मूव ऑन. तो दिस इज द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है. एंड सो दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट. इसको हमने इन्वर्जन मेथड पे सॉल्व करना है. ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पे इसको हमने सॉल्व करना है. सो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद बीइंग अ गुड स्टूडेंट आप क्वेश्चन रिपीट करते हो. एंड देन देखिए, सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. आई होप मैट्रिक में आपने इसी तरह किया होगा तो आपको पता होगा. तो आप लिखो यहाँ पर कि इन मैट्रिक्स फॉर्म, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आओ तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर आपके पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये उसके लिए, और फिर जो आपके पास वेरिएबल के लिए कॉलम मैट्रिक्स एंड इक्वल्स टू आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स है ये उसके लिए. सो द वेरिएबल्स आर 4 -3 and 1, राइट? 4 -3 and 1. यहाँ पर x y z के लिए 2 1 and -4, 2 1 and -4. देखिए, जहाँ पर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर 1 होता है, राइट? सो यहाँ पर 1 and then we have +2 and then -2. ठीक है. एंड देन द वेरिएबल्स आर x y and z जो इसमें इन सारों में यूज़ हुई है. एंड देन वी हैव कांस्टेंट मैट्रिक्स ऑफ 11 -1 एंड देन +1. सो दिस इज़ इट. अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे. देखिए, ये आपके पास AX इज इक्वल टू B फॉर्म है. लाइक दिस इज A मैट्रिक्स, दिस इज X मैट्रिक्स एंड दिस इज B मैट्रिक्स, राइट? तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम लिख लेंगे नाउ, या दिस इम्प्लाइज दैट लिख लो. तो यहाँ पर अब हमने X फाइंड करना है. ठीक है, जो ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास वेरिएबल्स है ना, इसको हमने फाइंड करना है. तो इसको फाइंड करने के लिए ये A जो है हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे, या दोनों साइड पर हम A इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो लेट मी जस्ट डू इट स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पर मैं लिख लूँगा मल्टीप्लाई A इनवर्स बोथ साइड. दोनों साइड पे हम A इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. यहाँ पर हमारे पास कुछ जगह मौजूद है एंड लेट मी जस्ट मेक द यूज़ ऑफ इट. यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे. खैर है. सो यहाँ पर ये आपके पास हम A इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी. ठीक है, AX अपनी जगह और A इनवर्स हमने मल्टीप्लाई किया. एंड देन लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, लेफ़्ट साइडेडली भी लिख सकते हो आप. सो यहाँ पर भी हम A इनवर्स इंटू B मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए, लेफ़्ट साइड और राइट साइड इंपॉर्टेंट है. अगर आप यहाँ पर A इनवर्स लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हो तो A इनवर्स आप यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि commutative law with respect to multiplication does not holds in matrices. So that's why you can't just write A inverse into AX equals to B into A inverse. आपने यहाँ पर भी A inverse पहले लिखना पड़ेगा फिर. So now this A inverse into A is identity matrix. अगर आप हमें फॉलो करें तो आपको पता होगा कि A इनवर्स इंटू A इज़ इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर आपके पास X है एंड इक्वल्स टू A इनवर्स B. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो, इसकी मिसाल 1 की है, तो वही मैट्रिक्स आपके पास दोबारा आते हैं. सो X इज इक्वल टू A इनवर्स B एंड दिस इज़ द इक्वेशन जो हम आगे यूज़ करेंगे. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे. दिस इज़ द अल्टीमेट इक्वेशन के जहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड करेंगे. रिमेंबर, यहाँ पर X भी मौजूद है, B भी मौजूद है, सिर्फ A इनवर्स जो है हम फाइंड करेंगे. सो फॉर A इनवर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे
कि नाउ ए इनवर्स जो है आपके पास ये बराबर है किस चीज़ का, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसके बराबर है ना। और इसको हम छोटा सा एक इक्वेशन का नाम दे देंगे लाइक स्मॉल ए। सो अब इस स्मॉल ए में आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड करना है और ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। इनसे सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, क्योंकि आपको पता लगे कि ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है, नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। अगर आपके पास ये नॉन सिंगुलर नहीं है, लाइक सिंगुलर है, लाइक ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो फिर तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर we cannot solve it by using inversion method। तो फिर हम गास एलिमिनेशन और गास जॉर्डन फिर बाद में यूज़ करेंगे अगर ए डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आए। लेट्स जस्ट फाइंड ए डिटर्मिनेंट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे और ए डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर आप 4 - 3 1, 4 - 3 1, 2 1 - 4, 2 1 - 4, 1 2 - 2, 1 2 and -2। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने हमें फॉलो किया है तो ए डिटर्मिनेंट हम बहुत जगहों पर फाइंड कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, 2.2 के अंदर एंड 2.3 के अंदर। तो यहाँ पर भी द सेम वे हम इसको करेंगे। तो हम लिख लेंगे कि इसको एक्सपेंड कर दो, यहाँ पर चलो लिख लेते हैं एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 पे इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। And so A determinant will become the first element and then minor of elements जो है वो multiply होंगी। So 2 1s are -2 and then माइनस फार्मूला के अंदर एक माइनस ये है तो आ गए आपके पास प्लस, 2 4s are 8 and then we have -3, राइट। तो यहाँ पर आपके पास प्लस लगता है, यहाँ पर माइनस लगता है और यहाँ पर प्लस लगता है। सो यहाँ पर एक माइनस फार्मूला के अंदर एक माइनस ये है तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। एंड सो +3 एंड ये चला गया, सो 2 मल्टीप्लाई विद -2 इज -4, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट काफ़ी दफ़ा किया है, लेकिन मैं इसलिए आपको स्टेप वाइज अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई अगर नया स्टूडेंट भी आए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट एक्सरसाइज पे ही आते हैं, जो 2.4 है चैप्टर के जो लास्ट एक्सरसाइज होते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा आहिस्ता कर रहा हूँ। एंड -4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज सो आपके पास एक माइनस तो उसमें भी होता है ना फार्मूला के अंदर। सो -4 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड माइनस इज +4 एंड देन 1 + 1 और 2 2s are 4 and then 1 1s are 1, so -1, right। यहाँ पर अब आपके पास है 4 and 8 - 2 is 6 and then we have 3 and 4 cancelled with 4 is 0 and then 1, 4 - 1 is 3। well यहाँ पर 6 4s are 24 I hope, and then 3 zeros are 0 and then 3 1s are 3, and so 24 plus 3 is 27 which is not equal to 0, ठीक है। एंड इसके बाद आप क्या लिखते हो, अगर आप हमें फॉलो करें तो आप यहाँ पर लिखेंगे वी हैव सम स्पेस हियर, यहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस ए इज़ नॉन सिंगुलर, हमारे पास ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है और वो अब हम फाइंड करेंगे। सो इस इक्वेशन में अब आप देख सकते हो कि ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गया, अब हमने फाइंड करना है किस चीज़ को, एडजॉइंट ऑफ ए। सो लेट मी जस्ट टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और वहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ और आपके पास देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास किस चीज़ के बराबर है। सो एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप हमें फॉलो करें तो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास बराबर है इनटू एक करली ए मैट्रिक्स होता है और अगर आप उसका ट्रांसपोज लो तो वो आपके पास ए के बराबर है। इन व्हाट एग्जैक्टली इज करली ए, तो करली ए ब्रैकेट जो है इसको मैं करली ए ब्रैकेट कहता हूँ, होप यू डोंट माइंड। ये आपके पास बराबर होता है किस चीज़ का, अगर आप वो करें लाइक दिस इज़ ए मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पर इसको अपने लिए लिख लिया है ताकि हम यहाँ से वैल्यूज़ उठा सकें, ठीक है। सो इन दिस ए मैट्रिक्स आपके पास ये A11 होता है, दिस इज़ A12
दिस इज़ A13, यहाँ पर A21, A22 and A23, यहाँ पर A31, A32 and A33, and so this curly A is the cofactor matrix of these elements, this A matrix. ये जो आपके पास A मैट्रिक्स है, इसमें जो आपके पास एलिमेंट्स है, इन तमाम एलिमेंट्स को अगर आप कोफैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो तो वो कोफैक्टर्स जब आप यहाँ पर पुट कर लोगे तो वो आपके पास फिर इस मैट्रिक्स के बराबर हो, वो आपके पास ये करली मैट्रिक्स होगा। लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22। सो ये आपके पास जो कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बन गया, दिस इज़ व्हाट वी कॉल करली A मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का जब आप बाद में ट्रांसपोज लोगे तो वो आपके पास फिर एडजॉइंट के बराबर आएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कॉल दिस मैट्रिक्स इज स्मॉल b, इसको मैं कह देता हूँ, खैर अगर बाद में इसका इस्तेमाल हो तो। सो अब हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। नाउ अब हम एक लंबा सा एक प्रोसेस करेंगे, ये सारे कोफैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे और इसमें पुट करके फिर ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो कैपिटल A11 किस चीज़ के बराबर है, देखिए -1 to the power I plus j, वो जो फार्मूला था कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए कि -1 to the power I plus j and then the minor of element like I plus j and then minor of 1 1, कुछ इस टाइप का फार्मूला था ना हमारे पास। सो लेट मी जस्ट पुट वैल्यूज, -1 to the power I plus j, यहाँ पर I 1 है और j भी 1 है, सो 1 + 1 एंड देन माइनर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है। तो अगर मैं इस तरह कर लूँ इसको, इस एलिमेंट 1 1 के लिए, तो A22, A23, A32, A33 आर द माइनर ऑफ एलिमेंट्स। सो दरअसल ये वैल्यूज़ हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये अगर चला गया ये 4, ठीक है, विच इज़ A11। सो 1 - 4 2 और -2, आपके पास 1 - 4 2 एंड -2 आर द माइनर ऑफ एलिमेंट्स फॉर A11। अब इसको फाइंड करके -1 to the power 1 + 1 is 2 एंड देन ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 एंड देन माइनस फार्मूला के अंदर, और 2 4s are 8, सो माइनस प्लस 2 4s are 8 एंड देन माइनस का पावर even +1 एंड देन 8 -2 is 6, so this is equals to 6. So A11 is 6 now. यहाँ पर अब आप लिखो सिमिलरली, अब हम क्या करेंगे, A12 फाइंड करेंगे। A11 तो हो गए ना, अब हम A12 फाइंड करेंगे। So the same way A12 -1 to the power 1 2 1 + 2 and then minor of elements are, अगर अब आप ये चला गया ये रो और ये कॉलम, तो 4 and -2 and -4 आपके पास रहता है एंड 1 और -2 रहता है, 1 and -2. So -1 to the power 3, right, and then 2 2s are 4, -4 and then 4 1s are 4, so +4, क्योंकि एक माइनस फार्मूला के अंदर भी है, ये दोनों कैंसिल होके आपके पास -1 बना, माइनस का पावर ऑड माइनस एंड देन माइनस प्लस यहाँ पर 4 4 के साथ कैंसिल होके 0, एंड सो A12 is 0. Now let me just find A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33 over here. तब तक मैं रिकॉर्डिंग पास कर देता हूँ एंड देन आपके पास तो एक नोटबुक मौजूद होगा और एक पेन भी होगा, तो आप वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप अपनी आंखें बंद रखें और मैं जल्दी लिख देता हूँ। दिस इज इट, आपके पास A13 3 आ गया, A21 -4, A22 -9, A23 -11, A31 11, A32 18 एंड A33 10। सो अब ये आपके पास जो करली ब्रैकेट है ये कुछ इस तरह बना कि नाउ दिस इम्प्लाइज दैट जो आपके पास करली A है, दिस इज, अगर मैं A11 की जगह यहाँ पर 6 लिखूँ तो 6, A12 की जगह यहाँ पर 0, A13 की जगह यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा, और A21 की जगह यहाँ पर मैं -4, A22 की जगह -9, A23 की जगह -11 एंड A31 11, A32 18, A33 10. सो दिस इज करली A ब्रैकेट एंड अब हम एक काम करेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास जो अब एडजॉइंट ऑफ A है ना, इक्वेशन नंबर B, उसको हम लिख देते हैं। लेट मी जस्ट कॉल के नाउ, यहाँ पर अगला स्टेप में अगर लिखूँ नाउ
इक्वेशन नंबर बी implies that। इक्वेशन बी जो है वो हम अब लिखने जा रहे हैं। सो वो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज। और ये जो आपके पास इस करली ए ट्रांसपोज, सो इस ए करली ब्रैकेट का हम ट्रांसपोज लेंगे एंड दैट शुड बी द एडजॉइंट ऑफ ए। सो लेट मी टेक द एडजॉइंट। 603 को हम कॉलम में लिख देते हैं 603 -4 -9 -11 -4 -9 -11 and then 11 18 and 10 11 18 and then 10 and so this is the, ये आपके पास बना एडजॉइंट ऑफ ए। जो सबसे मुश्किल स्टेप था वो यही था। अब हम इन्वर्स लिख सकते हैं ना। इन्वर्स जो हमने लिखा था ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। तो वो इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, उसको हमने इक्वेशन नंबर स्मॉल ए का नाम दिया था। लेट मी जस्ट चेक, मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर ए इन्वर्स जो है उसको हमने स्मॉल ए का नाम दिया है, ठीक है, स्मॉल ए। सो हम लिखेंगे कि इक्वेशन स्मॉल ए इम्प्लाइज दैट, और बाद में हम जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो लेट मी टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और वहाँ से हम इसको करते हैं। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर स्मॉल ए इम्प्लाइज दैट, कि आपके पास ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आपके पास ये फाइंड हो गया ना, एंड डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो सबसे पहले हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था, इफ़ यू रिमेंबर वो वाज 27। ए डिटर्मिनेंट आपके पास 27 आया था, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लाइक 6 0 and 3, और फिर आपके पास -4 -9 -11 एंड देन यू हैव दिस 11 18 and 10। तो ये आपके पास आ गया। आई थिंक मैं अब इसको इरेज कर सकता हूँ, तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ अपने लिखा था। सो ए इनवर्स आपके पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कि जिसमें आपके पास था कि एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो इक्वेशन नंबर 1 था। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम अब वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स तो फाइंड हो गया ना। सो नाउ अब हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 ओवर 27 इंटू 6 0 3 -4 -9 -11 एंड देन 11 18 और 10, और आपके पास बी मैट्रिक्स। सो व्हाट वाज बी मैट्रिक्स? सो बी मैट्रिक्स वाज 11 -1 and 1। मेरे पास चूंकि बुक मौजूद है तो मैं वहाँ से देख सकता हूँ। आप वीडियो पीछे लेकर जाएं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स वाज द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स 11 -1 and 1। सो अब यहाँ से हम आगे मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में 1 ओवर 27 पे डिवाइड करके 1 ओवर 27 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाती है। सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट x जो है, x की वैल्यूज़ आपके पास है x y z, राइट। आपके पास x मैट्रिक्स वाज x y z ना, ठीक है। और हमारे पास नाउ दिस इज़ 1 ओवर 27, और अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन अगर आप हमें फॉलो करें, हमने बहुत दफ़ा किया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस प्लस लगाएंगे। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 11 इज़ 66 एंड देन -4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ +4 एंड देन 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ +11, राइट। और अब आपके पास चूँकि दूसरा कॉलम तो मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर दूसरे रो में आ जाते हैं और इस फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पर इसको करते हैं। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 11 इज़ 0 एंड देन -9 मल्टीप्लाई बाय दिस -1 इज़ +9 and then 18 multiplied by 1 is +18 and then the same way the third column with the first row
3 11s are 33, and then plus minus 11 with minus 1 is plus 11, and then 10 plus 10 multiply by 1 is plus 10. So ये आपके पास आ गया. Now 1/27, अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ. So 66 plus 4 plus 11, 66 plus 4 is 70, and 80, and 1 is 81. So 81, and then 18 plus 9 is 3 9s are 27. ये आपके पास 27, and then 33 plus 10 is 43, and then 10 is 53, and then plus 1 is 54. So this is how I add values. Well, यहाँ पर अब हमने ये जो 27 है, हर एक वैल्यू को हमने 27 पे अब डिवाइड करना है. So यहाँ पर मैं लिखूंगा 81 divided by this 27, ठीक है, and then 27 divided by this 27, and then this 54 divided by this 27, right? So अब हमारे पास जो बना x y z, so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 1s are 27, 27 3s are 81, ठीक है, और 27 और 27 से 1 आता है. यहाँ पर 27 1s are 27, 27 2s are 54, तो 2 आता है. सो 3 1 और 2 बना. आपके पास क्या बना? 3 1 2, 3 1 2. एंड सो दिस इज द आंसर. x की वैल्यू आपके पास 3, y की वैल्यू 1, एंड z की वैल्यू आपके पास 2 है. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, जो पार्ट नंबर फर्स्ट था. एंड सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे देयरफॉर आपके पास सोल्यूशन सेट जो बना. सो द सोल्यूशन सेट इज 3, एंड देन 1, एंड देन आपके पास 2. दिस इज द सोल्यूशन सेट. आई होप आप इसको समझ गए होंगे. अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं, एंड हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है. अगर कोई जूम सेशन पॉसिबल हुआ तो हम अरेंज करेंगे, या कुछ भी हो, बट वी विल श्योरली हेल्प यू. सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 2.4, जो एक बड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है. And so this is it. Let us now move on to part number 2. So this is your question number 2, right? मैं यहाँ पर already लिख चुका हूँ, ठीक है. बहुत आसान है. जिस तरह हमने पार्ट नंबर फर्स्ट किया उसी तरह इसको भी हमने करना है, ठीक है. सो इन मैट्रिक्स फॉर्म आप इसको इस तरह लिख लेते हो कि यहाँ पर आपके पास चूँकि वो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का 1 है, z का 1 है. सो 1 1 1, यहाँ पर 1 1 -2, 1 1 -2, 2 1 और 1, 2 1 और 1, और फिर x y और z आपके पास कॉलम वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट्स 1 3 2 1 3 2, और इक्वल में आपके पास बीच में इक्वल. सो ax इज इक्वल टू b. ax is equal to b, मतलब दिस मैट्रिक्स फॉर्म implies that ax is equal to b. यहाँ से अगर हम x फाइंड करें तो वो ये जो a है इस तरफ हम लेकर आएंगे, या यहाँ पर a इन्वर्स मल्टीप्लाई करो, जिस तरह हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको डिटेल से किया. सो ये आपके पास आ जाता है कि x is equal to a इन्वर्स b, राइट. अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास a इन्वर्स अननोन है, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेंगे, एंड देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमारे पास x आ जाएगा. सो a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट. इसको हम स्मॉल a का नाम देंगे, और इसको हम कैपिटल 1 का नाम देंगे इस इक्वेशन को, ठीक है. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, a b c x y z 1 2 3 कुछ भी. सो a इन्वर्स में हमने एडजॉइंट को फाइंड करना है और a डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि आया ये मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. अगर सिंगुलर हुआ तो फिर तो इन्वर्जन मेथड पे इसको सॉल्व करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है. और अगर नॉन सिंगुलर हुआ लाइक नॉन ज़ीरो, तो फिर हम इस पर सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. तो मैंने ये मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट फाइंड में लिखा, इसको R1 से एक्सपेंड किया, एंड देन नाउ ए डिटर्मिनेंट जिस तरह हमने एक्सपेंड किया, तो द आंसर इज़ -3, राइट. यहाँ पर देखिए 1 इन माइनर ऑफ एलिमेंट्स आर 1 1 एंड 1 इन -2. सो 1 1s are 1 एंड माइनस फार्मूला के अंदर, और एक माइनस ये, सो माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2. एंड द सेम
वे मैंने इस तरह इसको किया। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वी आर एग्जैक्टली एट द लास्ट पेज ऑफ दिस यूनिट। तो ये चीज़ें हम पहले बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। एंड सो -3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज़ नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पर मैंने लिख लिया कि देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमने ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड किया, वो नॉन सिंगुलर भी है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एंड सो एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको पता है कि वो करली ए ब्रैकेट ट्रांसपोज के बराबर है। सो यहाँ पर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए तो करली ए ट्रांसपोज के बराबर है ना। सो करली ए ब्रैकेट आपके पास किस चीज़ के बराबर है? वो आपका बराबर है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स A11, A12, A13, ठीक है, एंड देन A21, A22 एंड A23 and A31, A32 and A33। तो फिर इस करली ए ब्रैकेट का आप ट्रांसपोज लेते हो एंड यू गेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांसपोज ले चुका हूँ, डू नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर A11, A12, A13 जो रोज वाइज थी उसको मैंने कॉलम वाइज लिखा है, A11, A12, A13, एंड देन A21, A22, A23 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, एंड देन A31, A32, A33 ऑलरेडी मैं कॉलम वाइज लिख चुका हूँ। ठीक है, एंड सो दिस मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेथड चेंज किया ताकि फिर आपको पता चले कि दोनों मेथड्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इससे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने करली ए फाइंड किया, फिर उसमें पुटिंग की, फिर बाद में हमने इसको ट्रांसपोज लिया। यहाँ पर थोड़ी सी हमने आसानी की कि ऑलरेडी हम यहाँ पर जल्दी लिख चुके थे, और बाद में हमने A11 ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड किए, इसमें पुट करके हमारे पास डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमने बाद में ट्रांसपोज नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड सो दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। बस इसमें हमने पुटिंग करनी है, दैट्स इट। सो A11 हम फाइंड कर लेंगे अगेन -1 to the power I plus j, so I is 1 and j is also 1, so -1 to the power 1 plus 1, और इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे। ठीक है, एंड M11, सो M11 इज़ माइनर ऑफ एलिमेंट्स फॉर 1 1। तो इस एलिमेंट के लिए हम माइनर ऑफ एलिमेंट्स आपका बनेगा 1 -2 1 and 1, तो वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर तो 2 by 2 डिटर्मिनेंट है, सो 1 1s are 1 and 2 1s are 2, so +2, राइट। सो +2 and 1 is 3, so +3 आपके पास आ गया। एंड द सेम वे आप A12 फाइंड करो, A13 फाइंड करो, A21 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर बी है, दिस इम्प्लाइज दैट इसमें हमने पुटिंग कर ली। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 0 -3 3 किधर गया 0? A21 यहाँ पर है, ठीक है, 0 एंड -3 किधर है? -3, ठीक है, क्योंकि ये मैं कॉलम वाइज लिख चुका हूँ तो इस वजह से ये आ रहा है। एनीवे A21, A22, A23, A21, A22 एंड A23, A31, A32, A33, A31, A32, A33 जो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, एंड सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। लेट मी टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और वहाँ पर इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे हम? इनवर्स ए इनवर्स में ये वैल्यूज पुट करके ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, और फिर ये ए इनवर्स पुट करके इस इक्वेशन में यहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेंगे। सो लेट मी टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मैं वो लिख चुका हूँ ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर दिस ए डिटर्मिनेंट लाइक ए इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास वो ए इनवर्स और ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। नाउ we are ready to put values onto equation number 1. So यहाँ पर मैं लिखूँगा put values in equation number 1. in equation number 1 was, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ कि x is equal to a inverse b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, सो इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो नाउ x is equal to a inverse एंड ए इनवर्स इज यहाँ पर आपके पास ये इसके साथ नहीं है। ठीक है, लेट मी जस्ट ये जो है बी, ये दरअसल आपका इस स्टेप में होना चाहिए था, तो ये इनवर्स में नहीं है। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स आपका सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यू मस्ट बी कंफ्यूज, तो ये इसके साथ नहीं है। ठीक है, सो नाउ x इज इक्वल टू 1 ओवर -3 एंड देन 3 -5 एंड -1 0 -1
1 -3 3 और 0 एंड देन बी मैट्रिक्स। एंड बी मैट्रिक्स आपका ये मैट्रिक्स है जो मैं गलती से लिख चुका हूँ, तो वो आप बुक से देख सकते हो कि जो कॉन्स्टेंट्स है तो वो आपके पास है 1 3 एंड 2। अब हमने क्या करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस और 1 ओवर -3 से उसको फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे या -3 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो अब मैं x के लिए वो वैल्यूज़ लिख देता हूँ। x का जो मैट्रिक्स था तो वो था x y z, राइट, एंड देन 1 ओवर -3 एंड देन अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, राइट, 3 1s are 3 प्लस 0 3s are 0 एंड 3 2s are 6, तो -6 आएगा, ठीक है। एंड देन सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम -5 with 1 is -5 and -1 is with 3 is -3 and 3 with this 2 is +2 3s are 6, -1 with 1 is -1 and then 1 with 3 is +3 and then 0 with 2 is +0, right? So now this is equal to 1 over -3 and -6 प्लस 3 is -3। यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह करूँ कि 5 और -3 ये दोनों जब ऐड होते हैं तो 8 बनते हैं, सो -8 प्लस 6 इज़ -2 आएगा ना, यस, -2 एंड देन 3 और -1 इज़ +2, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास कुछ जगह अवेलेबल है, आई होप इफ़ यू डोंट माइंड, तो मैं इसको यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स x y और z है, दिस इज नाउ इक्वल टू, इस -3 को हम इस -3 पे डिवाइड कर लेंगे, सो -3 डिवाइडेड बाय -3, इस -2 को भी इस -3 पे डिवाइड कर लेंगे, सो -2 डिवाइडेड बाय -3 और इस 2 को भी इस -3 पे डिवाइड कर लेंगे, सो 2 डिवाइडेड बाय -3 और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। एंड सो नाउ दिस इज इक्वल टू 3 के साथ कैंसिल होके माइनस के साथ कैंसिल होके +1 बना और ये माइनस के साथ कैंसिल होके 2/3 बना और यहाँ पर चूंकि प्लस है सो प्लस माइनस इज माइनस, सो -2 3/6 और ये आपका x y और z के लिए वैल्यूज आ गई है। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2/3 एंड z की वैल्यू आपके पास -2/3। सो सोल्यूशन सेट यहाँ पर आप लिख लो कि द सोल्यूशन सेट इज 1 2/3 and -2/3 and so this is the answer for the part number 2. I hope part number 2 आप part number 1 से भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ गए होंगे क्योंकि इसको मैंने बड़ी क्लियर तरीके से लिखा और फिर आपको समझाया। and so this is it all about लेक्चर नंबर 18 मेरे ख्याल में, पार्ट नंबर 1 जो एक्सरसाइज 2.4 के लिए है, क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड सो दिस इज इट, दिस इज इनफ फॉर टुडे। इससे आगे जाऊंगा तो आप भी बोर होंगे, मैं भी बड़ा बोर हो जाऊंगा। और सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है और 3 4 5 उसको फिर पार्ट नंबर 2 और 3 में अगर हो सके या 2 में ही हो सके तो हम कवर करेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया बड़ी आसान तरीके से बुक के ऊपर ही, क्योंकि बुक में सारा कुछ बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया होता है। सो स्लाइड्स में इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना बुक में इफेक्टिव होता है। एंड सो इंट्रोडक्शन एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 was enough for part number 1 of this exercise 2.4. See you soon in the next lecture. अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।